जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए माह की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि आज हम लोग 1 नवंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। प्रत्येक वर्ष विश्व शहर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वैश्विक स्तर पर शहरीकरण का क्या महत्व है, इसी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व शहर दिवस यानी कि वर्ल्ड सिटीज डे होता है 31 अक्टूबर को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। थीम आपको ध्यान रखनी है, तो इस बार की थीम है वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज, यानी कि जो भी हमारे समुदाय हैं या फिर शहर हैं उनको महत्व दिया जाना चाहिए। और एक एडिशनल जानकारी मैं आपको बता दूं, परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, वह सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम पर आपको सर्च करना है केवी गुरुजी और वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली करंट अफेयर्स का जो वीडियो है वह आपको इंग्लिश में एक सेपरेट मिला करे, तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में जारी पब्लिक अफेयर्स सूचकांक में बड़े राज्यों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर पहले स्थान पर रहा है केरल राज्य, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो पहले आप ये जानिए कि ये जो पब्लिक अफेयर्स सूचकांक है इसे हमारे इसरो के जो पूर्व प्रमुख थे जिनका नाम था के कस्तूरी रंगन जी, उनकी अध्यक्षता में पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी किया गया और ये इसका 5वां संस्करण था, यानी कि 2016 में पहली बार पब्लिक अफेयर्स सूचकांक को जारी किया गया था। अब इस सूचकांक की बात करते हैं तो यह 3 पिलर्स यानी कि 3 स्तंभों के ऊपर 5 इसके विषय रहे, 13 हमारे एसडीजी के गोल रहे और 50 इंडिकेटर्स रहे जिनके आधार पर इसको जारी किया गया है। तो ये जो लाइन है मुख्य रूप से वह लोग याद रखेंगे जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। अब सिंपल शब्दों में आपको ये ध्यान रखना है कि यह जो रिपोर्ट है वह बताती है कि हमारे किस राज्य में गवर्नेंस कितना बेहतर है, यानी कि सुशासन वहाँ पर कितना या जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वह कितनी ज़्यादा बेहतर है। तो 3 कैटेगरी में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। एक थी हमारी बड़े राज्यों की कैटेगरी जिसमें केरल रहा पहले पे, तमिलनाडु रहा दूसरे पे, आंध्र प्रदेश रहा था तीसरे पे और हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं, वह सबसे निचले पायदान पे रहा है। छोटे राज्यों की बात करते हैं तो इसमें गोवा पहले पे है, मेघालय दूसरे पे रहा और हिमाचल रहा तीसरे स्थान पर। वहीं पर अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें चंडीगढ़ पहले पे रहा, पुडुचेरी रहा दूसरे और लक्षद्वीप रहा है तीसरे स्थान पे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे पहले जो स्टेट वाले रिपोर्ट से प्रश्न पूछे गए हैं उनमें 3 नंबर तक के जो स्थान है वहाँ तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको सारी डेटा यहाँ पर ध्यान रखनी है और ये आप देख सकते हैं ये पूरी रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने प्रोजेक्ट परिवर्तन के लिए किस राज्य के साथ में, किस कंपनी के साथ में समझौता किया? तो ये समझौता इन्होंने किया है टेक महिंद्रा के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसके द्वारा हमारे यहाँ के लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर को बनाया गया है, इन्होंने 400 करोड़ रुपए में 9 वर्षों के लिए प्रोजेक्ट परिवर्तन को लागू करने के लिए टेक महिंद्रा के साथ में एक समझौता किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करते हैं तो हमारे यहाँ की रक्षा क्षेत्र की एक यह कंपनी है जिसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा और इसके सीएमडी हैं आर माधवन। वहीं पर टेक महिंद्रा की बात करते हैं तो मुख्यालय इसका पुणे में है, अध्यक्ष इसके हैं आनंद महिंद्रा और एमडी और सीईओ इसके हैं सीपी गुरनानी। और मैंने आपको बताया था आनंद महिंद्रा के बारे में, इनको 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
एडोबी के जो CEO हैं शांतनु नारायण उनके साथ में। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने किस जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल के एयरलाइन संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो इसका परीक्षण किया गया सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट से, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। कौन सी? सुपरसोनिक मिसाइल है, और इसे हमारे देश भारत ने रूस के साथ में मिलकर के डेवलप किया है, यानी कि DRDO ने रूस के साथ में मिलकर के इसे डेवलप किया है। अब इसकी रेंज की बात करते हैं, यानी कि कितनी दूरी तक ये मार कर सकता है, तो 290 इसकी मिनिमम रेंज है, और अभी कुछ समय पहले 450 किलोमीटर के रेंज में भी इसका परीक्षण किया गया है। एक जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है कि वैसे जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है यह सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि सतह के ऊपर से इसे लॉन्च किया जाता है और सतह के ऊपर ही इसे किसी टारगेट को हिट किया जाता है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया था कि INS चेन्नई के माध्यम से ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया था, तो सी से भी इसका परीक्षण हो चुका है। और अभी जो हमारे यहाँ पर सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे इससे भी ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि यह हमारी एयर टू सरफेस मिसाइल भी है, यानी कि हवा से इससे सतह के ऊपर किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। किस कंपनी ने भारत की 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करते हैं, तो आपको पता होगा कि बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की बात करें तो इन्होंने एक वैश्विक पहल की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया में 25 मिलियन लोगों को ये लोग डिजिटल ट्रेनिंग देंगे। कितने लोगों को? 25 मिलियन, यानी कि 2.5 करोड़ लोगों को इनके द्वारा डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी क्रम में जुलाई महीने में भी इन्होंने समझौता किया था राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ में, जिसके अंतर्गत हमारे देश के 1 लाख युवाओं को 1 वर्ष के भीतर इनके द्वारा डिजिटल कुशलता दी जाएगी। और अब एक बार फिर से इन्होंने NSDC के साथ में समझौता किया है, जिसके अंतर्गत 1 लाख महिलाओं को 10 महीने के भीतर डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो इसके MD और CEO हैं डॉक्टर मनीष कुमार। राष्ट्रीय कंपनी ला अपेलेट ट्रिब्यूनल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं बंसीलाल भट्ट। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए, पहले जानिए थोड़ा सा राष्ट्रीय कंपनी ला अपेलेट ट्रिब्यूनल है क्या। तो जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर कोर्ट होते हैं, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं या फिर हाई कोर्ट की बात करते हैं, उसी प्रकार से ये हमारे ट्रिब्यूनल या फिर अधिकरण भी होते हैं, यानी कि इनके पास में भी न्यायालय जैसी शक्तियाँ होती हैं। और ये जो राष्ट्रीय कंपनी ला अपेलेट ट्रिब्यूनल है, इसके द्वारा कंपनियों से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं या जो विवाद होता है उनके संदर्भ में निर्णय दिए जाते हैं। और अगर जो हमारे यहाँ का नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, ये हमारा है NCLAT। तो अगर राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा कोई निर्णय दिया जाता है तो उसकी सुनवाई आगे जाकर के राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपेलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। तो बंसीलाल भट्ट इसके अध्यक्ष हैं, और आपको इनका नाम इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि मार्च महीने में इनकी नियुक्ति हुई थी। उसके बाद में 3 बार इनके कार्यकाल को विस्तार मिल चुका है। भारत ने किस देश के साथ गिफ्ट सिटी के विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और आपको अगर याद हो तो पिछले साल के करंट अफेयर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ का जो पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है उसका निर्माण किया गया था गुजरात के गांधीनगर में, और इसी को हम लोग गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, यानी कि गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो इसी को और डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के साथ में समझौता किया है भारत ने। बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की, तो राजधानी लंदन में है, मुद्रा यहाँ की है पाउंड, PM यहाँ के हैं बोरिस जॉनसन। और ये आप पूरा लोकेशन देख सकते हैं,
ये जो आप पूरा देख रहे हैं एरिया, इसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश आइलैंड। क्या कहते हैं? ब्रिटिश आइलैंड। और इसमें आपको कई देश मिलेंगे, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, वेल्स है यहाँ पर स्कॉटलैंड है, यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड है और यहाँ पर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। और जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में आपको मिलता है वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन में। और जब हम बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो ग्रेट ब्रिटेन में जब हम लोग उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते हैं तो ये पूरा रीजन कहलाता है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग इनके साथ में 3 अभ्यास भी करते हैं। एक हमारी करती है नौसेना, जिसे हम लोग कोंकण अभ्यास कहते हैं। एक हमारी आर्मी करती है, जिसे हम लोग अजय वॉरियर कहते हैं। एक हमारी एयरफोर्स करती है, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो तीनों अभ्यास के बारे में ध्यान रखना है। कोंकण हो गया, अजय वॉरियर हो गया और एक हमारा है इंद्रधनुष। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सर्व पावर योजना को लॉन्च किया? तो सर्व पावर योजना को लॉन्च किया है हमारे जो पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो पहले आप इसका पूरा नाम जानिए। सर्व का पूरा नाम है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको इसका अर्थ बताऊं, तो ये जो हमारी योजना है, इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश में महिला वैज्ञानिक हैं, उनको इसके अंतर्गत आगे शोध कार्यों के लिए फेलोशिप दिया जाए, यानी कि उनको सहयोग दिया जाए या फिर उनको अवसर दिया जाए, जिससे वह विज्ञान के क्षेत्र में और ज़्यादा रिसर्च कर सकें। तो इसी के लिए इस पहल की शुरुआत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जो हमारा निकाय है, जिसका नाम है सर्व, उसके द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 2 कैटेगरी में फेलोशिप दिया जाना है। एक तो हमारा सर्व पावर फेलोशिप और एक है सर्व पावर रिसर्च ग्रांट। तो आप बस कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखेंगे कि 2 कैटेगरी में यहाँ पर फेलोशिप दी जानी है और इसमें जो भी हमारी महिला साइंटिस्ट होंगी उनकी एज 35 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और इसके अंतर्गत उनको 15,000 प्रति माह की फेलोशिप दी जानी है। इसके अलावा 10 लाख और 20 लाख के एडिशनल उनको सालाना पैकेज भी दिए जाएंगे, जिससे वह लोग शोध कार्य को कर सकें। हाल ही में किस अभिनेता को तीसरे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन 2020 में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिल चुका है ओम पुरी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ओम पुरी की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होगा कि वर्तमान में इनकी डेथ हो चुकी है और अभी इनको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे मशहूर शेफ हैं विकास खन्ना, इनको प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला 2020 के लिए। मलयालम भाषा की एक फिल्म है जिसका नाम है कांति, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। कांति फिल्म के लिए ही बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सलाजा अब्बू को और बेस्ट अभिनेता रहे विक्टर बनर्जी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के द्वारा नए मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भारत सरकार ने यहाँ पर नियुक्ति की है यशवर्धन कुमार सिन्हा की। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसी वर्ष बिमल जुल्का की नियुक्ति की गई थी, जो कि सेवानिवृत्त हो गए थे और उसके बाद से ही हमारे यहाँ के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद था वह वैकेंट था और अब जाकर के यशवर्धन कुमार सिन्हा जी की नियुक्ति हुई है। तो स्थान ये लेंगे बिमल कुमार जुल्का का। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि उदय माहुरकर, जो कि मराठी भाषा के एक पत्रकार हैं, इन्हें सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। CIC की बात करते हैं तो जो हमारे यहाँ का RTI एक्ट है यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है 2005 वाला, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 2005 को और मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक यानी कि साइंस टून बुक बाय बाय कोरोना का अनावरण किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्हीं के द्वारा बाय बाय कोरोना नाम के एक वैज्ञानिक पुस्तक का अनावरण किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब आपको ध्यान रखना है इस पुस्तक के बारे में कि जो CSIR का सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसी के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक थे जिनका नाम है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है
और इस पुस्तक में बताया गया है कि कोविड-19 महामारी से किस प्रकार से बचा जा सकता है, इसके लक्षण क्या है और इस बीमारी के बारे में बहुत सारी जानकारी इस पूरे बुक में दी गई है। यानी कि पूरा यह कोविड-19 को डेडिकेटेड बुक है और इसे लिखा है डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने। हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है उत्तर प्रदेश की वैष्णवी सिंह ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इंपीरियल ग्लिट्ज के द्वारा पंजाब के लुधियाना में इसके समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ पर उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की जो वैष्णवी सिंह है ये रही हैं यहाँ पर विजेता। तो बस आपको इतना यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी चलते चलते आइए कुछ अन्य चीज़ें भी जान लेते हैं जिनसे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर शहर को 4 टीमों के बीच प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। यानी कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उस पर रोक लगाने के लिए भारत का जो पिछले 4 सालों से सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, उसके द्वारा प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। और इस टूर्नामेंट के अंतर्गत जो भी हमारी यहाँ पर टीमें होंगी उनके द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाएगा और जो सबसे ज़्यादा कलेक्ट करेगा वह रहेगा यहाँ पर विजेता। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक निदेशक होमी जहांगीर भाभा का जन्म दिवस 30 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये दोनों प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर की श्रेणी में गली बॉय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर एडिले सुमीरवाला को चुना गया। हमारे यहाँ पर जो एथलेटिक्स के क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है जिसका नाम है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष बन गए एडिले सुमीरवाला। और जो हमारी पूर्व एथलेटिक्स थी अंजू बॉबी जॉर्ज, इनको यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना गया है। और बॉस ऑफ यूनिवर्स यानी कि क्रिस गेल जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, वर्तमान में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल रहे हैं। कल इन्होंने 99 रन भी बनाए थे। उसी दौरान ये T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी T20 से 2 चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है। T20 क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो वो हैं किरोन पोलार्ड जो कि वर्तमान में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं IPL में, ये भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं ड्वेन ब्रावो और ये भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। हालांकि IPL में ये खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। बाकी कल मैंने आपसे पूछा था कि किस देश ने क्षुद्र ग्रह के लिए दुनिया के पहले खनन रोबोट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है चीन देश ने। किसने? चीन देश ने इसे लॉन्च किया है, किए जाने की मतलब घोषणा की है। और नाम इसका होगा नियो 1। तो नाम भी इसका आपको ध्यान रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है 2022 में आयोजित किए जाने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेल का शुभंकर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाकी ओलंपिक खेलों के ऊपर मैंने दूसरे वाले चैनल पर वीडियो बना दी है, तो अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।